हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 हिंदी में आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं एनसीईआरटी के, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न रहते हैं, लेकिन मैंने लेकर अभी केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाया है। बाकी नोट्स में सारा क्वेश्चन ऐड रहता है ना, बहुविकल्पी भी क्वेश्चन रहता है, साथ में आपका बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बीच बीच से पूछ दिए जाते हैं वो भी क्वेश्चन रहता है। यदि आप लोगों को किसी बच्चे को नोट्स चाहिए कि हमको एमपी बोर्ड का प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, या जैसे ग्रामर पोर्शन हैंड रिटन रहता है और ये जो आपको बच्चों पीपीटी के फॉर्म में रहता है, पूरा नोट्स चैप्टर वाइज है। यदि किसी बच्चों को लेना है तो मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों, मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 9685 9685 299149। हिंदी का नोट्स यदि आप लोग लोगे बच्चों तो लगभग 80 पेज का तो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा 80 पेज का ऑब्जेक्टिव है। क्या है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव। तो जो बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर तैयारी करना है तो शिव सर से कांटेक्ट करें व्हाट्सएप में और नोट्स ले। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को, है ना। मतलब आज हमारा जो चैप्टर है बच्चों कैमरे में बंद अपाहिज, चैप्टर नंबर 4 है, जिसके आपके कवि हैं रघुवीर सहाय। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि कैमरे में बंद अपाहिज की रचना किसने की है, तो रघुवीर सहाय। किसने बच्चों? रघुवीर सहाय ने की है। चलिए, ये कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, है ना, और मेरा पर्सनल नंबर है। चलिए, आज जो पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों की कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई है ना, इससे आप क्या समझते हैं? तो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लेवल से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कोष्टक में जो भी चीज लिखी गई है बच्चों वो इशारे के लिए लिखी गई है, ताकि जैसे हम किसी भी असहाय व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेते वक्त अपन जैसे वो भावुक होता है, कुछ ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न करते हैं कि वो विचार या मंथन करता है, तो ऐसे में हम कैमरेमैन को क्या बोलेंगे, थोड़ा सा कैमरा जूम करो, है ना, जूम करो, इसका मतलब उसके चेहरे को अच्छे तरीके से दिखाओ। तो ये लोगों को आकर्षित करने के लिए एक संकेत होता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने इसके पहले मैंने आपको कराया था इसका व्याख्या, तो ब्रैकेट में भी आप लोग बुक में भी देखेंगे ब्रैकेट में लिखा रहता है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि किसी को संकेत दे रहे हैं कि इसके बारे में आपको काम करना है। जैसे कुछ यहां पर एग्जांपल आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। देखिए बच्चों, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में लिखी गई है। कोष्टक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं, है ना। में लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। जैसे कैमरामैन के लिए क्या कहा गया है कि कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा कैमरा की कीमत है। मतलब जब किसी अपाहिज व्यक्ति या किसी असहाय व्यक्ति से प्रश्न कोई संवाददाता करता है, तो जब भावुक होता है तो कैमरामैन को इशारा किया जाता है कि तुम इसका बड़ा सा चित्र, है ना, मतलब दूरदर्शन प्लेटफॉर्म पर दिखाओ, यानी इसका थोड़ा सा बड़ा सा रूप दिखाओ। ये कैमरामैन के लिए होता है, इशारा करने के लिए होता है। दर्शकों के लिए क्या होता है कि हम खुद इशारे से बताएं कि क्या ऐसा यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये दर्शकों के लिए है। अपंग व्यक्ति के लिए वह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर और रह गई है। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में पूरा यही अपाहिज से संबंधित है कि अपाहिज एक व्यक्ति है जो चल नहीं सकता है। वो जब उससे बार बार ऐसे प्रश्न किया जाता है ताकि वो भावुक हो जाए, वो रोने लग जाए, लेकिन बार बार परेशान करने के बाद भी वो जब भावुक नहीं होता, रोता नहीं है, तब उससे कहा जाता है कि यह अवसर खो देंगे। जो हम बार बार आपसे बोल रहे हैं तो आप विचार कीजिए कि अपाहिज होकर आपको कैसा लग रहा है, अपाहिज पर होने के पीछे कारण क्या है, आपको इससे मतलब अंदर से कौन सा भाव उत्पन्न होता है ना, लोगों के बीच में आपकी क्या भावनाएं होती है ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ भावना के साथ कौन कैसा व्यवहार करता है। ये सब ऐसा क्वेश्चन करने से उसके मन को आहत करना चाहता है पत्रकार, लेकिन वो तब भी मतलब विचलित नहीं होते हैं, अपने ही, है ना, भावनाओं पर अडिग रहते हैं, है ना, ताकि बच्चों उसका उपहास ना हो सके। लेकिन फिर भी पत्रकार जो है, कैमरामैन जो है, संवाददाता जो है, वो कहता है कि ये बार बार आपके पास समय नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा अवसर है जो कि आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो बस थोड़ी ही कसर रह गई है, थोड़ी और आप समय दीजिए और सोचिए, विचारिए, है ना, मंथन कीजिए, तब बताइए कि आपको अपाहिजपन होने का कैसा एहसास हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ, है ना, शब्द ब्रैकेट में लिखे गए हैं जो कि भाव को थोड़ा सा, है ना, स्पष्ट करने के लिए कवि ने बल दिया है। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये प्रश्न बहुत ही कम चांसेस है आने के लिए, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है, इस पर आपको बढ़िया सा विचार करना है।
देखिए बच्चों, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता का विचार कीजिए। मतलब कैमरे में बंद अपाहिज की बात की गई है कि करुणा के मुखौटे में बात तो करते हैं प्रेम की, लेकिन उसके अंदर क्रूरता भरी शब्द भरी हुई है। मतलब अपाहिज को लाया गया उसका साक्षात्कार लेने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो प्रश्न ऐसे मीठी मीठी लगेगी, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उस प्रश्न में बिल्कुल क्रूरता सी भाव है। इसके पीछे रीजन को समझाना है, ठीक है। तो वास्तव में जो अपाहिज होता है उसको एक प्रकार से दुखित करते हैं, उसके ऐसे बेतुके प्रश्न करते हैं उससे कि ताकि वो मतलब एक प्रकार से दुखित हो जाए, उसके मन में करुणा की भाव आ जाए, क्रोध की भाव आ जाए, रोने की भाव, दर्द छलकता नजर आए, रोने लग जाए। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि लोगों के मन में एक आकर्षक भाव आता है कि हाँ भाई इसके साथ ऐसा होता होगा। तो इसलिए जो पत्रकार होता है वो अपाहिज व्यक्ति से ऐसे प्रश्न बेतुके प्रश्न करता है ताकि वो परेशान हो जाए और रोने लग जाए। कोई भी पत्रकार होगा अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए बेतुके क्वेश्चन करता ही करता है। आज भी आप लोग देख ले टीवी चैनल पर, तो लोग किसी भी मतलब व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है तो ऐसे बेतुके प्रश्न किए जाते हैं जो कि उसके दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे हम दुखी हैं या खुश हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारा पारिवारिक क्या समस्या है, हमारे निजी लाइफ क्या है, ऐसे प्रश्नों को पत्रकार को पूछने का कोई दायित्व तो नहीं होता। लेकिन फिर भी उसके निजी लाइफ में जाकर के घुस करके मतलब बेतुके प्रश्न, इतना बेतुके प्रश्न पूछा जाता है कि वो परेशान हो जाए। उनका उद्देश्य ही रहता है कि अपाहिज क्या हो जाए, रोने लग जाएगा तो उसका जो है आंख सूज जाएगा, चेहरे में उदासीपन आ जाएगा, भावुक भाव आएगा, जिससे दर्शकों को लगेगा कि नहीं भाई इस चैनल में बहुत अच्छा काम हो रहा है ना। इस चीज के लिए कहा गया है कि दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। मतलब व्यावसायिक का मतलब अपने मुनाफा को पाने के लिए, ठीक है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उससे मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है। मतलब उसे एक केवल उसके भाव को न समझते हुए इसकी वस्तु मान लेते हैं कि भाई एक वस्तु के समान है, इसके विचारों को हम व्यक्त कर देते हैं। मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है, उसे खुलेआम भुनाया जाता है। मतलब सब लोगों के सामने बेतुके प्रश्न करके उसे परेशान किया जाता है। साक्षात्कार को उसके निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं रहता है। मतलब अपाहिज के जीवन में क्या हो रहा है, उस खुश है कि उसके अंदर मतलब परेशानियां हैं, उसके निजी लाइफ से कोई मतलब नहीं। तो फिर भी यहां पर कभी कहने का तात्पर्य है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम को केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते ही नहीं, बल्कि बिना किसी लोक मर्यादा के उनका फायदा उठाने में नहीं चूकते। अर्थात उनकी कथनी और करने में पूर्णता अंतर होता है। मतलब यहां पर एक प्रकार से कवि ने अपने व्यंग्यात्मक भाव को स्पष्ट किया है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में साक्षात्कार या दूरदर्शन में लोग जो पत्रकारिता करते हैं उनका उद्देश्य केवल उनके भावनाओं को व्यक्त करना नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय के मुद्दों को आगे बढ़ाना। वैसे भी टीआरपी आगे बढ़ेगी, लोग ज्यादा देखेंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा, है ना। जैसे उनकी इनकम कैसे होती है दूरदर्शन वालों की, एक तो एड्स से। एड्स मतलब जैसे हम आपका किसी का साक्षात्कार दिखा रहे हैं, साइड में एड चलने लग जाता है, किसी पान मसाले का, किसी एवरेस्ट मसाले का, क्रिकेट का, कुछ भी, तो उन एड्स के माध्यम से पैसा आता है। तो उनका मात्र उद्देश्य होता है कि एक वस्तु के समान मानकर अपाहिज को एक वस्तु जैसा तुलना कर देते हैं। उसकी संवेदनशीलता तो कुछ रहती नहीं, वस्तु के समान तुलना करके बेतुके प्रश्न करके उपहास करते हैं, है ना। इस तरीके से कवि ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा है कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि व्यवसाय करना, मतलब मुनाफा कमाना, है ना। अपाहिज व्यक्ति के जो पीड़ा है उस दर्द को मतलब बारीकी से उसको समझते नहीं है, बल्कि उसको और उकेरते हैं, है ना, और उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं ताकि उसके मन में पीड़ा आ जाए। खुलेआम सरेआम बदनाम करने की कोशिश भुनाया जाता है ना। साक्षात्कार को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी के दैनिक जीवन में सुख है, दुख है, कैसा है, उसके जीवन में निजी लाइफ में उससे कोई संबंध नहीं रहता। फिर भी कभी वहां पर कहना चाहता है कि साक्षात्कार उसके निजी जीवन के बारे में भी ऐसे बेतुके प्रश्न करता है ना। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार से अधिकांश कार्यक्रम केवल और केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते ही नहीं, बल्कि उनके लोक मर्यादा का फायदा उठाने के लिए चूकते भी नहीं है। और कथनी और करने में अंतर है। जो कह रहे हैं वास्तविकता में जो दिखाना चाहते हैं वो बहुत भिन्न होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो इसको आप अपने भाव में भी लिखेंगे, बिल्कुल रटना नहीं है, अपने भाषा में लिखना है। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या व्यंग है। हम समर्थवान शक्तिवान नहीं भाई, शक्तिहीन। हम समर्थ शक्तिवान, हाँ अच्छा,
हम समर्थवान हैं और एक दुर्बल को लाएंगे, यानी एक शक्तिहीन को लाएंगे। यहां पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि साक्षात्कार अपने आप को बहुत बड़े मीडिया कर्मी जो है बैंक के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि अपने आप को बहुत बड़े भूपत समझते हैं। भूपत का मतलब बहुत बड़े अमीर व्यक्ति समझते हैं, अपने आप को है ना शक्तिशाली समझते हैं, और शक्तिशाली समझने के चक्कर में दुर्बल लोगों के है ना मतलब जो निजी जीवन है उसके पीड़ा को, उसके दुख को वो तार तार कर देते हैं। ठीक है, और उनका उद्देश्य रहता है कि हम अपने कैमरे में ऐसे ही दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे जो कि अपने भावनाओं को व्यक्त ना कर पाए, बल्कि हम ऐसे बेतुके प्रश्न करें ताकि वो रोने लग जाए, जिससे कैमरे में उसको बार बार दिखाएंगे, चेहरे में सूजन आ जाएगी, आंख लाल हो जाएगा, ओंठों में थोड़ा सा एक प्रकार से भाव ऐसा उत्पन्न होगा जिससे वो बहुत परेशान है, जिससे लोग भी भावनाओं से उसके है ना आहत होंगे और लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। ये मुख्य उद्देश्य होता है ना किसी भी मीडिया कर्मी का साक्षात्कार का। तो हम समर्थवान शक्तिवान के माध्यम से कवि ने उन मीडिया कर्मी पर व्यंग कसा है जो स्वयं को सक्षम एवं शक्तिशाली मानकर अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए हैं। मतलब यहां पर कवि ने एक व्यंगात्मक रूप से, पूरा व्यंग ही है, खत्म कहानी, पूरा व्यंग एक तरीके से साक्षात्कार लोगों को रख के मतलब छील दिया है। किसने? रघुवीर सहाय ने, कि साक्षात्कार जो अपने शक्तिवान और शक्तिशाली समझते हैं ना, उसके लिए यहां पर व्यंग तसी है कि भाई अपने आप को तो बहुत शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए हैं। वो समझते हैं कि किसी का भी भाग परिस्थिति बदल सकते हैं। मतलब वो न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं, कवि का कहना है कि इतना वो शक्तिशाली और समर्थवान अपने आप को समझ लेते हैं कि हम जिसको दिखाएंगे उसका भाग रेखा बदल जाएगा। तभी तो अपाहिज से कहते हैं कि बस थोड़ा सा और समय है, यह दोबारा समय नहीं आएगा। कैमरे के सामने आने के लिए वक्त का कीमत होता है ना। आप सोचिए, समझिए, बार बार सोचिए, जितना हो सकता है सोच लीजिए, लेकिन बताइए जरूर आपको अपाहिज होकर के कैसा लग रहा है ना। बताइए, आप लोग मान लीजिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी है और आपसे वही बार बार पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कैसा लगता है, आपको ऐसा हो जाने से क्या फीलिंग होता है, आपको दुख दर्द कैसा होता है, रात में कैसा लगता है, लोगों के बीच में कैसा होता है, आपको गुस्सा आएगा और सीधे मारोगे तमाचा, बोले भैया साइड हो जा तू, है ना। यही चीज यहां पर कवि ने कहने का तात्पर्य है कि लोग कुछ मीडिया कर्मी क्या होते हैं, शक्तिशाली समझते हैं, समर्थवान समझते हैं अपने आप को, है ना। अहंकार पाल के रखें कि हम जो करेंगे वही सब कुछ होगा, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, उनका उद्देश्य होता है कि माध्यम से लाचारी, असमर्थ का भाव प्रदर्शित होता है। साक्षात्कारता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उसके तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है, उसकी मजबूरी को मनोरंजन का साधन बना सकता है। मतलब उस व्यक्ति के पास, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपाहिज ही है तो उसका एक मजबूरी है, वो जानबूझकर कोई व्यक्ति अपाहिज नहीं होना चाहता। मान लीजिए किसी का हाथ ही टूट गया, वो व्यक्ति थोड़ी ना चाहता था मेरा हाथ टूट जाए, अब उसके बारे में बताया भैया पहले कैसे लगता था, अब हाथ टूट गया अब कैसे लग रहा है, आपको हाथ टूटने समाज में कैसे स्थान है, आपके घर में क्या आपकी प्रतिक्रिया है। तो ये खैर उसकी निजी जीवन है, लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य ही रहता है कि हम दुर्बल को लाएंगे, लाचारी को लाएंगे, जो असमर्थ होगा उसको लाएंगे और अपने मीडिया में यानी अपने दूरदर्शन में उसको प्रदर्शित करेंगे। साक्षात्कारता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह से प्रश्न और पूछ करके तमाशा का बना देते हैं, बच्चों तमाशा बना दे सकते हैं और उसके मजबूरी को मनोरंजन का साधन बना देते हैं। वास्तविकता तो सही है। रघुवीर सहाय जी के भावनाओं के माध्यम से हम भी कहना चाहेंगे कि ये बात भी सही है, ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अपने मुनाफा के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ भी हद तक कर सकते हैं। और आज की डेट में तो और आप लोग देख सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों साथ रोने लगेंगे तो उसके प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अरे वाह यार, देखो कभी कभी आप लोग टीवी देखते हैं ना, आप लोग अपने घर में देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। सीरियल चलता है, सीरियल चलते में आप आसपास की जो महिलाएं सीरियल देखती हैं उनको आप देखना, यानी मतलब वहां पर ऐसे ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं कि देखने वाले की आंख में भी आंसू आ जाता है ना। आप मूवी वगैरह भी देखो ना, तो उसमें तो आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे भावुक, ऐसे कई सारे मूवी है। मैं अपने खुद जीवन में देखा है। सूर्यवंशम मुझे बहुत अच्छे तरीके से, मैं कम से कम 2 से 3 बार देखा हूं और जितने बार देखता हूं मुझे अच्छा ही लगता है कि किस तरीके से बेटा अपने पिता के मतलब दुर्व्यवहार के कारण बाहर जाता है और उसकी बहू जो है किस तरीके से पढ़ लिख करके का IAS अफसर बनती है ना। तो
कहीं ना कहीं भाव से हमारे अंदर मतलब एक पीड़ा उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होता है और आंख से आंसू छलकने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जब किसी का इंटरव्यू लिया जाता, साक्षात्कार लिया जाता है और वास्तविक रूप से वो व्यक्ति अपनी परेशानी को साझा करता है तो सामने वाला बैठा व्यक्ति जो देखने वाला है उसके भी आंख से आंसू आ जाते हैं। आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यही कहा गया है कि यदि मान लीजिए शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहा व्यक्ति भी रोने लग जाए और दर्शक भी रोने लग जाए तो फिर जो साक्षात्कार है उसके लिए कौन सा प्रश्न हल हो गया, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि जिसका हम साक्षात्कार ले रहे हैं वो रोने लग जाए, है ना, और जिससे लोगों तक ये भाव उत्पन्न हो जाए। तो यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति दर्शक दोनों रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान कार्यक्रम की तरफ आकर्षित कर पाएगा, उनका कार्यक्रम देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। इससे ध्यान और यश दोनों की प्राप्ति होती है। सिंपल है बच्चों, यही चीज जिस उद्देश्य के लिए वो चाहते हैं कि लोगों का ज्यादा ध्यान आकर्षण हो, लोग ज्यादा देखें, है ना, इससे ज्यादा मुनाफा हो, व्यावसायिक में भी ज्यादा उद्देश्य मतलब फायदा हो। तो जो इनकी उद्देश्य है ना, जो फायदा कमाना चाहते हैं तो इससे ज्यादा हो जाए, क्योंकि भाई यदि ऐसी भावनाएं क्रिएट हो जाएगी किसी भी सीन में कि उसे देखने के लिए लोग आतुर हो जाएंगे, है ना। आज इतना दर्द भरी कहानी बताई गई, कल भी हम देखेंगे तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो टीआरपी बढ़ेगा। सीधा सीधा उद्देश्य है यस, और यस मतलब गुणगान, कि हाँ भाई यस का मतलब ये होता है कि हाँ भाई इस चैनल में बहुत अच्छे तरीके से साक्षात्कार मुद्दों को रखता है, इसे देखना चाहिए। यस हो गया, साथ में ज्यादा लोग देख रहे हैं तो पैसे भी ज्यादा ऐड वाला दे रहा है, वो दोनों मुनाफा भी हो गया। चलिए ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कभी पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। देखो भाई, जब बार बार प्रश्न करता है अपाहिज से कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कारण क्या है, तो अपाहिज भी क्या है, अपने भावनाओं पर अडिग रहता है कि मुझे ऐसे विचारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीवन बार बार नहीं मिलता है, जिस स्थिति में हम खुश हैं। तो इस स्थिति में जो साक्षात्कार होता है कहता भैया यहाँ पर समय का कीमत है, बार बार समय नहीं आएगा, है ना, आप एक बार सोच लो, समझ लो और बताओ कि ऐसा क्यों लग रहा है। देखो, प्रसारण के समय में रोचक सामग्री परोसना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है ना। मीडिया मतलब जो साक्षात्कार करता मतलब साक्षात्कारता है एक प्रकार से जो हम संवाददाता के नाम से जानते हैं, है ना। तो मीडिया कर्मी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि ऐसे तथ्यों को हम प्रस्तुत करें जो लोगों को आकर्षक लगे, अच्छा लगे, भावात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से, या तो मनोरंजन के रूप से, कुछ भी रूप से अच्छा होना चाहिए, उसी का प्रसारण किया जाए। प्रसारण के समय कार्यक्रम की अवधि को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उचित अनुचित हथकंडे आजमाते हैं। मतलब जो शब्द पूछना चाहिए वो भी तो पूछ लेते ही हैं, अनुचित भी पूछ लेते हैं कि भैया जो आपके काम करनी है, जो आपके, है ना, सीमा से बाहर है, उसको ही पूछ लेते हैं। उन्हें किसी भी पीड़ा को कम करने नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर कुरेद कर दिखाने की आदत होती है। मीडिया कर्मी को सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरोकार रहता है। वो निर्माण की पूरी कीमत वसूल करना चाहते हैं, किसी भी पीड़ा को व्यावसायिक रूप से देकर सामाजिक जिम्मेदारियों की पूर्ति का दिखावा मात्र करते हैं। देखो, इसमें कहने का तात्पर्य है, क्या बोला है कि पर्दे पर वक्त की कीमत का मतलब क्या है। पर्दे पर वक्त की कीमत का मतलब है कि पर्दे पर वही चीज दिखाना चाहता है जो कि मीडिया कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दे सके, कार्यक्रम को लोकप्रिय बना सके, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। जब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो हो सकता है किसी व्यक्ति का जब साक्षात्कार ले रहे हैं, है ना, तो संवाददाता हो सकता है सही प्रश्न भी पूछे तो उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, बल्कि बढ़ा चढ़ा करके उनके भावनाओं को आहत करके, है ना, ऐसी बात बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि, है ना, क्या हो जाए, आकर्षक लगने लग जाए, है ना। उनका उद्देश्य ही होता है कि हम जो व्यावसायिक रूप से हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा हो, साथ साथ में सामाजिक नाम का दिखावा करते हैं कि नहीं हम तो सामाजिक हित की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप लोग आज भी देखो कि ऐसे मुद्दे पर चर्चाएं होती है जो किसी काम का नहीं है, धर्म के नाम पर चर्चाएं होती है जो किसी काम का नहीं है। कुछ ने थोड़ा सा बोल दिया हमारे पूरे धर्म को खतरा हो गया, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर लोगों की सांप सूंघ जाती है ना। तो ये चीजें होती है। आप आज भी देखो बड़े बड़े न्यूज चैनल में, आप देखो जो इंडिया लेवल के टॉप 1 के न्यूज चैनल में, आप आगे आज 12th क्लास में हो, आगे चलकर पढ़ाई करोगे तो कभी भी किसी की सरकार हो, लेकिन बड़े जो मुद्दे होते हैं, जो बच्चों के मुद्दे होते हैं, उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ऐसे मुद्दों पर फोकस किया जाता है जिससे उनको इनकम हो सके। जानते हैं कि धर्म के नाम पर हम जो भी चीज ऐड चलाएंगे तो उसमें पैसा भी ज्यादा इनकम होगी, तो इसलिए ऐसे मुद्दे पर चर्चा करते हैं जो किसी काम का नहीं होता, जो बीतुके होते हैं, जिसका कोई जीवन में अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए, यदि आपको शारीरिक चुनौतियों को सामना कर रहे किसी एक मित्र का परिचय देना है, करवाना है, तो अपने शब्दों में लिखो। तो ये आप अपने किसी भी दोस्त का लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि मेरे एक मित्र जी हैं,
है ना, सौरभ जी है, मेरे पड़ोसी हैं, है ना, जन्म से अपाहिज थे किंतु कभी किसी भी अपने कमजोरी को नहीं बनने दिया, बल्कि पढ़ाई, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में महारत हासिल करके अपनी उम्र में अन्य छात्रों को निकल गए और अथक परिश्रम के बल के क्षेत्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में आज भी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कहने का तात्पर्य एक ऐसे उदाहरण बता दो कि मेरे एक सौरभ दोस्त है ना, जो कि बचपन से हमने साथ में पढ़ा था और बचपन से ही अपाहिज है ना, मेरे घर के बगल में रहते थे और आज भी उनका हमारा दोस्ती बनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने अपाहिजपन का कभी भी उपहास नहीं होने दिया, कमजोरी उसको नहीं बनने दिया, बल्कि वो किसी भी क्षेत्र में है वो हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रसर रहे, कंप्यूटर के क्षेत्र में अव्वल रहे और आज एक अच्छे संस्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जरूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है वही चीज। यही बताना है कि हमारा एक दोस्त है और दोस्त इस तरीके से है कि वो बचपन से अपाहिज था या विकलांग था कि शरीर का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है और वो इस विकलांगपन के या अपाहिजपन का कभी वो एहसास होने ही नहीं दिया, कभी वो उसका कमी बनने ही नहीं दिया, बल्कि अपने पढ़ाई में और फोकस किया, पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि रखा और आज वो पढ़ लिख करके एक अफसर है जो कि एक बड़े से संस्थान में कार्य कर रहा है और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि कभी भी हमारी जो कमजोरी है उसको हम कमजोरी ना बनने दें। चलिए, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? भाई हम तो सीधा सामाजिक उद्देश्य को देख करके लोग अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, लोग अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के सामाजिक का आड़ लेंगे, तो सीधा हम उसका क्या करेंगे? अपमान है ना, एक प्रकार से ऐसे हम उसका विरोध करेंगे, है ना, ऐसे जो एक प्रकार से प्रदर्शन है जो दूरदर्शन में आएगा सामाजिक उद्देश्य को लेकर, उसका हम क्या करेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे, आमतौर पर इसका विरोध करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, चलिए, ये चीज तो सिंपल है बच्चों कि ऐसे उद्देश्यों को भाई पूरा सामाजिक उद्देश्य का नाम रख करके केवल और केवल अपने मुनाफा का काम करने वाले लोगों को, है ना, ऐसे लोगों से पर हमें घिन आएगी। पीड़ित मनोभाव को समझकर मुझे दुखद अनुभूति होगा। मैं जागरूक नागरिक के तौर पर इसका विरोध करूंगा, लोगों को भी प्रेरित करूंगा कि ऐसे चीजों से थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं, देखने वाले हैं, टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र अपने प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को लिखिए। कहने का तात्पर्य है कि आप वहां दर्शक थे, आप देख रहे थे, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो जो दूरदर्शन निर्देशक है इसको एक पत्र लिखना है। तो पत्र कोई भी बच्चा लिख सकता है कि सेवा में, है ना, सेवा में लिख करके बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए सिस्टमेटिक नहीं है। पहले आप लोग लिखोगे सेवा में दूरदर्शक निदेशक, ऐसे ही तो लिखा जाता है कि सेवा में। ठीक है, पहले सेवा में लिख करके यहां पे विराम लगा दो, फिर नीचे लिखो दूरदर्शक निदेशक। ठीक है, दूरदर्शक निदेशक किसके लिए? दूरदर्शन प्रसार समिति, दूरदर्शन प्रसार समिति। ठीक, ये चीज आपको स्टार्टिंग में लिखना है। फिर यहां पर लिखना है बच्चों महोदय, या आप यहां पे मान लीजिए एड्रेस नई दिल्ली के लिए तो नई दिल्ली लिख दो। ठीक, फिर यहां पर लिखो महोदय, फिर महोदय। ठीक है, लिखने का तरीका तो आपको पता होगा। महोदय, मैं आपका ध्यान समझौता नामक कार्यक्रम, जो ध्यान समझौता नामक कार्यक्रम था, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं कि आप इसमें समाज के विभिन्न वर्ग व उनकी समस्याओं को दिखाते हैं, परंतु इस कार्यक्रम को बनाते वक्त आप पीड़ित की भावनाओं को अवहेलना करते हैं। मतलब उनका कार्यक्रम डेली चल रहा है, समझौता नामक एक कार्यक्रम है जो डेली चल रहा है, तो समस्याओं को दिखाते हैं, लेकिन जो निजी भावना होती है उसकी भावनाओं की अवहेलना करते हैं। कई बार उनके उपहास के पात्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो भाई उनके अस्तित्व की हानि को पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य कि आप एक जो क्या चलाते हैं, डेली आपका एक कार्यक्रम चलता है, किस नाम से चलता है? समझौता नामक कार्यक्रम चलता है, और उसमें आप लोगों की समस्याओं को दिखाते हैं, लेकिन समस्याओं को दिखाते समय आप पीड़ित भावनाओं की अवहेलना करते हैं। जो प्रश्न नहीं पूछना चाहिए वो भी प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे उपहास से हम उसका बिल्कुल निंदा करते हैं। अगर यदि आप इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो भाई उनके अस्तित्व को और आप मत खोएं और उनके अधिकारों को हनन करने की कोशिश ना करें। आशा है कि इस कार्यक्रम में अपना उचित सुधार करेंगे, है ना। फिर आप लोग लास्ट में क्या लिखते हैं? भवदीय
दिए, जो भी नाम है, डेट है, लिख देना, खत्म कहानी। तो इस तरीके से जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। और यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा रहता है 968529 ठीक है बच्चों, समझाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई बच्चा रटना चाहता है तो 5 मिनट में भी चैप्टर खत्म कर लेगा, लेकिन यदि समझ लेगा तो अपनी भाषा में वो लिख सकता है, ये मैं गारंटेड कहता हूँ, मेरा वादा है। इसलिए समझने की कोशिश करो, समझोगे तो कोई भी प्रश्न आएगा आप उसे अच्छे तरीके से कर पाओगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।